हाँ जी, कैसे हैं आप सब? तैयारी ठीक चल रही है? ठीक चल रही है या वैसे ही बोल दिया है? ये स्कूल थोड़ी है, इसमें घबराने की क्या जरूरत है? जैसी भी चल रही है बताइए मुझे। चलिए कुछ टर्म्स में आपको बता दूं, ये एडिशनल है। एडिशनल इसलिए है क्योंकि एक अध्यापक को, आज एक लड़की ने मेरे से क्वेश्चन पूछा, छोटी सी लड़की ने, उसने कहा सर हमें इतने सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, है ना, और टीचर खुद एक सब्जेक्ट पढ़ाता है, अब मैं क्या 7th क्लास की बच्ची में क्या जवाब दूं? तो मैंने कहा कि बेटा ऐसा होता है कि टीचर को भी बहुत सारी नॉलेज होती है, लेकिन वो किसी एक विषय में अच्छा होता है, इसलिए वो उस विषय को पढ़ाता है। ऐसा नहीं है, इसलिए क्योंकि मैं उनको सलाह दे रहा था कि भाई भविष्य में कुछ बनना है तो बेटा आपको हर तरह से परफेक्ट होना पड़ेगा। ऐसे एक मोटिवेशनल सेशन ले रहा था मैं, कुछ बच्चे बुलाए थे, तो मैंने कहा कि आपको जो है कंप्लीट अपना होलिस्टिक डेवलपमेंट को प्राप्त करना होगा, और उसके लिए आपको चाहे वो आपकी बोलचाल है, चाहे रहन सहन है, खान पान है, या आपकी पढ़ाई है, उसमें खेल कूद है, हर मामले में आपका पार्टिसिपेशन होना चाहिए। तो तब बच्चे इस तरह के क्वेश्चन कर लेते हैं, और टीचर के पास जो है कोई रेडीमेड आंसर होता नहीं है। अब रेडीमेड आंसर नहीं है तो क्या होगा? तो फिर हमें उनको यही बताना पड़ता है कि बेटा ऐसा ही होता है ना। चलिए, लेकिन मैं ये कहता हूं कि एक अध्यापक को अनेक विषयों का ज्ञान होना चाहिए, और उसी सिलसिले में मैं हमेशा जो है ये कहता हूं सबको कि पढ़ते रहो बस। जीवन में आपके पास किताबें होनी चाहिए, आपके पास अच्छे अच्छे व्यक्तियों के थॉट्स होने चाहिए, ताकि समय समय पे आप जो है उनको देख सकें, पढ़ सकें। निराशा हर एक व्यक्ति के जीवन में कभी ना कभी आई जाती है, ये स्वाभाविक गुण है। आदमी ये सोचते हैं जी मैं 24 घंटे चैनलाइज रहूं, 24 घंटे जो है मशीन की तरह काम करूं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। सप्ताह में 2-3 दिन ऐसे होते हैं जिस दिन आपका काम करने का मन है, पढ़ने का मन है, 2-3 दिन ऐसे जाते हैं जिसमें आपका नहीं मन है। और ये अगर ऐसा चल रहा है आपकी लाइफ में तो आप सामान्य हैं, कोई घबराने की जरूरत नहीं, किसी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है ना, और ना ही किसी महेश्वरी को सुनना है, ना ही किसी और किसी को सुनना है, क्योंकि वो कहते हैं आपको चीखो चिल्लाओ और कर दो, है ना। तो ये जो मोटिवेशन वाले लेक्चर देते हैं वो तो इस तरह से काम करते हैं जैसे मान लो किसी गाड़ी में पंचर हो और मुंह से हवा भरनी हो तो भरी जाएगी। अभी मान लो मुझे करोड़ों का बिजनेस, अरबों का बिजनेस सिखा रहे हैं, और उसमें जो है आप क्यों नहीं कर लेते? सोचने वाली बात है। मेरे से पहले ये इतना पैसा आपकी जेब में होना था, मुझे क्यों बता रहे हैं आप? तो हमें ये ध्यान में रखना चाहिए। इसलिए महात्मा बुद्ध बड़े शांत स्वभाव के थे। उनके पास एक व्यक्ति भागा आया, बोला मुझे आपको कुछ बताना है, कुछ बातें बतानी है। तो उसने कहा कि इससे पहले तो मुझे बताओ, पहले ये बताओ वो बात मेरे काम की है कि नहीं, और मेरे से संबंधित है कि नहीं, मेरा कुछ लाभ है उसमें कि नहीं, फिर क्यों बता रहे हो? लेकिन हम यदि अपने दैनिक जीवन में देखें तो ऐसी बातों में आनंद आता है, मजा मिलता है ना। अब पड़ोसी के घर में कुछ भी कहा सुनी है, 2 घंटे तो इसी बात पे बात चलेगी। अभी चाय बना लेते हैं और बैठ जाते हैं, क्यों? देखा क्या मामला हो गया। तो हम अपने जीवन में बड़े क्या हैं? शांत हैं। तो हमें यह ध्यान रखना है। देखिए अमेरिकन इंग्लिश और ब्रिटिश इंग्लिश, है ना, ये भी हमें ध्यान में रखनी है कि अमेरिकन इंग्लिश में कुछ टर्म कैसे हम उनको यूज कर लेते हैं। जैसे आप इग्नू को आप देखेंगे टर्म एंड एग्जाम लिखता है वो, है ना, टर्म एंड। लेकिन कई जगह आपने यहां पर देखा होगा कि कई जगह सेमेस्टर लिखा जाता है। अभी स्कूलों में जब आप जाएंगे सेमेस्टर मिल जाएगा। तो सेमेस्टर जो प्रणाली है वो यूज की जाती है कहां पे? अमेरिकन इंग्लिश में। अमेरिकन इंग्लिश में उन्हीं परीक्षाओं को सेमेस्टर बोलते हैं, जबकि ब्रिटिश इंग्लिश में क्या बोलते हैं? टर्म। यहां पर जिसको वो टेस्ट बोलते हैं, टेस्ट हम भी बोलते हैं, पीरियोडिक टेस्ट, लेकिन यहां पर क्या बोलते हैं उनको? ब्रिटिश में एग्जाम्स बोलते हैं। आगे हम बात करें, एलिमेंट्री स्कूल सुना होगा। यहां पर यदि मैं ब्रिटिश की बात करूं तो ये क्या बोलते हैं? प्राइमरी स्कूल। और ये सारी टर्म आपको मिलती है ना जब आप पढ़ते हैं, चाहे कोई भी आप पॉलिसी पढ़ रहे हैं या आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो कहीं कहीं आपको मिल जाएगा प्राइमरी स्कूल, कहीं कहीं एलिमेंट्री स्कूल। तो समझ जाइए जब वो एलिमेंट्री की बात कर रहा है तो उसने अमेरिकन इंग्लिश को फॉलो कर लिया है, और वहां पर उसने किसको? ब्रिटिश को फॉलो कर लिया। या हाई स्कूल आपने सुना होगा ना, हम कंफ्यूज हो जाते हैं
कि हमने हाई स्कूल पास किया है, हायर सेकेंडरी पास किया, क्या कुछ किया है, तो यहां पर सेकेंडरी स्कूल वही है, हायर सेकेंडरी +2 हमारा जाता है। तो हाई स्कूल भी 10वीं तक है, सेकेंडरी भी, हायर सेकेंडरी अलग होता है। आगे बात करें प्रिंसिपल, यानी हायर सेकेंडरी कहीं या सीनियर सेकेंडरी है ना, सीनियर सेकेंडरी हमारा +2 तक है। यहां प्रिंसिपल बोलते हैं और यहां पर क्या बोलते हैं, हेड टीचर। तो कई कई स्कूलों में जब आप मिलेंगे तो वहां पर जाएंगे, वो बोलेंगे हमारे हेड टीचर हैं उनसे मिल लीजिए, कुछ कहेंगे प्रिंसिपल से मिल लीजिए। तो हमें ध्यान रखना है प्रिंसिपल जो टर्म है वो कहां पर अमेरिकन इंग्लिश में यूज होती है, पढ़ाई से संबंधित जो हम तैयारी कर रहे हैं वहीं पे ये मैथ लिखते हैं और ये क्या लिखते हैं, मैथ, है ना। तो ये थोड़ी सी कॉमन टर्म है जो हम एक दूसरे के प्रति यूज कर लेते हैं, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि यहां पर इसमें इनको क्या कहा जाता है और यहां पर क्या कहा जाता है ना। जैसे मान लीजिए अगर मैं बात करूं ऑटिज्म की, तो कई जगह जो है उसको ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर लिख देते हैं, कई जगह उसको और किसी नाम से ऑटिस्टिक बोल देते हैं। अब ये ऑटिस्टिक कई जगह बोल रहे हैं, ऑटिज्म कई जगह बोल रहे हैं, वो इसलिए बोला जा रहा है कि एक ने आईसीडी पढ़ लिया, एक ने डीएसएम पढ़ लिया, डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल। जिसने यहां पर पढ़ा है किसको, डीएसएम को, वो पढ़ेगा ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, और जिसने आईसीडी पढ़ा है वो ऑटिस्टिक डिसऑर्डर पढ़ेगा, और दोनों का मतलब सेम है, दोनों का बिल्कुल सेम मतलब है। कुछ ये कहते हैं सर ये ऑटिज्म क्या होता है, ऑटिस्टिक क्या होता है, तो वहां पर हमें ये ध्यान रखना चाहिए वो कंट्री की लैंग्वेज का फर्क है और कुछ भी नहीं है। हाँ जी, आज का हमारा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है वो क्या है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी यानी NEP 2020, और यहां से 2 से 3 क्वेश्चन आपको जरूर मिलेंगे, है ना, मिलेंगे, विश्वास होगा इतना। तो NEP 2020 की जब हम बात करते हैं, चाहे आप TGT की तैयारी करें, PGT करें, PRT करें, NTT करें, कुछ भी करें, NTT के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, PRT के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पहली बार इसमें 3 से 6 साल वाले बच्चों को शामिल किया और पहली बार उन टीचर्स को रिक्रूट किया जा रहा है गवर्नमेंट की तरफ से। तो जायज सी बात है यहां से ज्यादातर क्वेश्चन उनसे पूछे जा सकते हैं। तो हम बात करेंगे विजन, यानी हमारा विजन क्या है, हमारा दृष्टिकोण क्या है, हमारी दृष्टि क्या है, किस तरह से हम NEP 2020 को देखते हैं। तो यहां से आपको शायद ये लगेगा कि ये फालतू की बातें हैं, लेकिन क्वेश्चन यहीं से बनते हैं। क्वेश्चन कहां से बनते हैं, यहीं से बनते हैं। ये मैं आपको निचोड़ बताने वाला हूं कि इस पूरी पॉलिसी को जब हम पढ़ेंगे, ये NEP 2020 को जब पढ़ने वाले हैं, इसमें क्या कुछ देखने को मिलेगा, क्या कुछ हमें समझने को मिलेगा, क्या कुछ इंप्लीमेंट होने वाला है, उसका विजन यहां पर है। हाँ जी, समझे। तो यहां पर ये उसी तरह से है जैसे पूरे संविधान को पढ़ना और उसकी प्रस्तावना को पढ़ना। तो हमारा विजन क्या है इसमें, यहां पर एजुकेशन टू ऑल, और वो भी कौन सी, हाई क्वालिटी एजुकेशन टू ऑल, सभी को उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा देना हमारा लक्ष्य है NEP 2020 का, कि सभी को अच्छी गुणवत्ता वाली शिक्षा मिले। अच्छी गुणवत्ता वाली कौन सी, ऐसे नहीं है कि आप बच्चों को जो है स्कूल में एडमिशन दे रहे हैं और बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे और आगे भेजे जा रहे हैं उनको, ऐसा नहीं करना। अच्छी गुणवत्ता जिसमें बच्चे का समग्र विकास हो, जिसमें बच्चे का होलिस्टिक डेवलपमेंट हो, ऐसी शिक्षा, समग्र शिक्षा। तो हमें ध्यान रखना है हमारा इसमें क्या है, इंपॉर्टेंट विजन क्या है, क्वालिटी एजुकेशन, हाई क्वालिटी एजुकेशन टू ऑल, सभी को उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा दें। चाहे ऐसा नहीं है कि आप दिल्ली में हैं तो अच्छी शिक्षा मिलेगी, आप किसी लोकेलिटी यानी ऐसे एरिया में रहते हैं जो शेड्यूल ट्राइब में आता है या लोकल एरियाज हैं, उसमें इतनी गुणवत्ता वाली नहीं है। एक क्वेश्चन आया था बहुत पहले, अगर मान लीजिए कोई बेहतर शिक्षक है आपके डिपार्टमेंट में तो उसको पढ़ाना चाहिए, शहरों में, गांव में, कहां पढ़ाना चाहिए, कोई आवश्यक नहीं। हमें ध्यान रखना चाहिए गुणवत्ता वाली शिक्षा हर जगह चाहिए। ऐसा नहीं कह सकते कि ये अच्छा टैलेंटेड है, इसको कहां रखें, लेकिन हरियाणा सरकार ने कर दिया ऐसा। कैसे किया उसने, जो मॉडल संस्कृति स्कूल हैं उसमें टीचर की स्क्रीनिंग होती है, वो वहां पर पढ़ाएंगे, और जो थोड़े से उनसे कम बेहतर, कम कुशल हैं वो वहां पढ़ाएंगे। तो अब आप सोचिए, ये ठीक बात है, जबकि सभी टीचर क्या हैं, हाँ इक्वल हैं, लेकिन फिर भी टीचर्स को भी थोड़ा सा ये समझ होनी चाहिए कि वो सारे पैरामीटर समय पर कंप्लीट करें, पैसिव ना हो।
अब देखो, कुछ टीचर अपने आप को अपडेट रखते हैं, वो इस तरह के टेस्ट देते हैं, अपनी नॉलेज को बढ़ाते हैं, और कुछ टीचर जो है लगने के बाद क्या होते हैं, हाइबरनेट हो जाते हैं कि लो जी अब लगी, अब तो सारा ध्यान किस पे है, सैलरी पे है, कि आई नहीं आई, बस दो ही बातें होती हैं, जबकि तीसरी बात भी होनी चाहिए। तो हमें ध्यान रखना है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात करें हम इसमें, डेवलप ए डीप सेंस ऑफ रिस्पेक्ट टुवर्ड द फंडामेंटल राइट्स। अभी तक हमें अपने अधिकारों की इतनी गहन समझ नहीं है, जबकि होनी चाहिए। आप सोचें कि हमें यह पता होना चाहिए कि हमारी ड्यूटीज क्या हैं। आज एक व्यक्ति को यह नहीं पता कि हमारे राष्ट्र के प्रति कर्तव्य क्या है और राष्ट्र ने हमें अधिकार कौन से दिए हैं, और ये स्कूल में नहीं डेवलप होगा, उस शिक्षा के माध्यम से नहीं सिखाया जाएगा। जब आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं तो आप मुझे बताइए, सारी चीज पढ़ाई जाती है या नहीं? वो पढ़ाने का अर्थ क्या है उसके पीछे? वो है कि बच्चा अपने सभी अधिकारों से, अपने कर्तव्यों से, अपने मूल्यों से परिचित हो जाए। तो यहां पर डीप सेंस ऑफ रिस्पेक्ट टुवर्ड फंडामेंटल राइट्स, ड्यूटीज एंड कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज, समझे या नहीं समझे? आपने देखा होगा उसके अपने मूल्य हैं संविधान के। ऐसा नहीं है संविधान की फुटपाथ पे हम डाल दें, उसको जला दें। ऐसे में आपने देखा होगा डिसिप्लिनरी एक्शन हो जाते हैं, कोर्ट जो है उसको फटकार लगाता है, जेल भेज सकता है। तो हमें ध्यान रखना है। एंड बॉन्डिंग विद वंस कंट्री एंड ए कॉन्शियस अवेयरनेस ऑफ वंस रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इन ए चैलेंजिंग वर्ल्ड। यानी आज आप देखेंगे ये जो हमारा चैलेंजिंग वर्ल्ड है, इसमें हमारी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती हैं, और उनको पूरा करते हुए हम अपना विकास करें, ये यहाँ हमारा विजन है। ये हमारा क्या है? विजन। इसमें तो हमें ध्यान रखना है कि आगे इंस्टिल स्किल्स, कौशल विकसित करना, यानी प्रत्येक बच्चे में कुछ ना कुछ कौशल होने चाहिए। इसलिए 6th क्लास से हमने क्या वोकेशनल एजुकेशन स्टार्ट की। वैल्यूज हैं, डिस्पोजिशन दैट सपोर्ट्स रिस्पॉन्सिबल कमिटमेंट टू ह्यूमन राइट्स एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड लिविंग। सस्टेनेबल यानी जो स्थायी तौर से हमारा आगे बढ़े। ऐसा नहीं है कि हम फिर वापस से पीछे की तरफ आ जाएं। आगे हम बात करते हैं इसमें कि हमारा लास्ट जो उद्देश्य है वो क्या है। अगर मैं बात करूं, ट्रूली ग्लोबल सिटीजन, यानी एक सच्चा जो है वो वैश्विक संदर्भ में नागरिक बने, है ना। तो ये हमारा क्या है? अंतिम लक्ष्य है, ट्रूली ग्लोबल सिटीजन। ग्लोबल यानी हमने यहां पर विश्व संदर्भ में बात की। तो हमारा अंतिम जो रविंद्रनाथ टैगोर ने सपना देखा था, उसने कहा था जो मेरा विश्व भारती होगा, उन्होंने शांति निकेतन बनाया ना, विश्व भारती विश्वविद्यालय, तो उसमें उन्होंने सपना देखा था कि मेरा जो यहां पर विश्वविद्यालय होगा, इसमें किसी भी कंट्री का आकर व्यक्ति शिक्षा ग्रहण कर सकता है, कोई पाबंदी नहीं है, कोई यहां कोई बाउंड्रीज नहीं है। और सुनिए, उसमें सभी भाषाओं को वो सम्मिलित करते हैं। कोई ऐसा नहीं है कि यहां पर आओगे तो इसी भाषा में ज्ञान लेना पड़ेगा। तो ये हमें ध्यान में रखना है कि जी यहां पर हमारा ग्लोबल वेलबींग के लिए सोचते हैं। हम आज के समय में किसी दूसरे राष्ट्र, दूसरे व्यक्तियों के बारे में चिंता नहीं करते। हम हरियाणा से हैं तो चलिए फिर भी हम ये मानते हैं कि राष्ट्र हमारा है, तो थोड़ा बहुत सोच लेते हैं, लेकिन यहाँ की ज़्यादा सोचते हैं। लेकिन वैश्विक संदर्भ में आप सोचिए। मैं आपसे पूछता हूँ, कभी आपने बैठकर इस बात पे विचार किया, कभी गहनता से विचार किया कि इस दुनिया से एक दिन हमें चले जाना है, तो फिर हमारी बाउंड्री क्या है? आप सोचें कि कब हमारे में ये चीज़ डेवलप हुई कि इस बाउंड्री के अंदर किसी को नहीं आने देना है। तो धीरे धीरे हमारे समाज ने इस तरह के नियम बनाए और वो इतनी बारीकी से हमारे अंदर ट्रांसमिट होते रहे। अब अगर हम ये बात करें, वैश्विक संदर्भ में बात करें, तो पॉसिबल नहीं है। एक छोटी सी घटना मैं बताऊं। एक बार अमेरिका के और चाइना के और रसिया के तीनों बड़े जो नेता थे, या हम कहें जो उनके प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट थे, उनकी भगवान से मुलाकात हुई। झगड़े आपस में चलते रहते थे। बुला लिया उन्होंने कि आ जाओ, फैसले करते हैं तुम्हारे। तो उनसे पूछा कि भाई क्या मसला है आपका, बताइए। अमेरिका से पूछा। तो अब अमेरिका ने कहा कि जी ऐसा है, 3 कंट्री, शायद एक अमेरिका, रसिया और इंग्लैंड, सॉरी। तो अमेरिका से पूछा क्या मसला है। उसने कहा जी ऐसा है, मैं ये जो हमारा वर्ल्ड मैप है इसमें मैं रसिया को नहीं देखना चाहता, रूस नहीं होना चाहिए, बस ये छोटी सी मेरी एक आशा है, पूरी कर दो। उसने कहा कि ठीक है, कर देंगे, क्योंकि एक एक वरदान दिया था पहले ही। और उससे पूछा रसिया से, आपकी क्या? कि मेरी भी यही इच्छा है कि अमेरिका जो है वो नहीं हो वर्ल्ड मैप पे।
इंग्लैंड भी था, उससे पूछा कि आप क्या मांगेंगे? हाँ, कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, इन दोनों की सुन लो बस। हाँ, जो ये कह रहे हैं इनकी मान लो। तो अब आप सोचिए कि मानव इतना एक दूसरे के प्रति क्यों शत्रुता रखता है ना। तो हम ये अगर बात करें ग्लोबल वेलबींग की, तो ये होनी चाहिए। और एक पढ़ा लिखा व्यक्ति अगर नहीं सोचेगा, चाहे वो किसी भी राष्ट्र में, मानव जब मरता है तो सोचना चाहिए हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि ठीक हुआ, ऐसा हुआ। चलिए अब आगे हम बात करते हैं की प्रिंसिपल्स, यानी इसमें जो मुख्य सिद्धांत शामिल रहेंगे। अब यहां से क्वेश्चन बन जाते हैं आपके सारे क्वेश्चन यहां से, और ये मैं ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड किया हुआ है। ऑफिशियल, यहां इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, क्योंकि इससे बाहर आना तो बेवकूफी है। बेवकूफी कैसे? जो बात लिखी नहीं वो आएगी कैसे? तो हमें ध्यान रखना है कि एनईपी के की प्रिंसिपल क्या है। रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी, यानी किसका रिस्पेक्ट करना है? विविधताओं का। भारत विविधताओं से भरा देश है। अगर इसमें विविधताओं का सम्मान नहीं करेंगे तो कहां करेंगे? चाहे वो धर्म के नाम पे है, चाहे वो जाति के नाम पे है, चाहे वो रंगों के नाम पे है, चाहे वो अक्षेत्र के नाम पे है, किसी भी रूप में आप देख लीजिए हमारे में विभिन्नताएं मौजूद हैं। और हम ये नहीं कह सकते कि भारत को एक तरह का राष्ट्र बनाया जा सकता है, बिल्कुल नहीं बनाया जा सकता। एक छोटे से देश को, राष्ट्र को बनाया जा सकता था, लेकिन भारत विशाल भूभाग वाला देश है और इसमें विविधताएं हैं, उन सब का सम्मान करना चाहिए। और इसमें यह भी हमें ध्यान रखना चाहिए, इस डाइवर्सिटी में हमारे अंदर जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं उसका भी सम्मान होना चाहिए। अब जैसे मैंने कहा कि ये चारों तरफ संसार में तो हो ही चीज, लेकिन इसके साथ साथ एक कक्षा में भी डाइवर्सिटी को सम्मान मिलना चाहिए, विविधताओं को सम्मान मिलना चाहिए। आप सभी यहाँ पर बैठे, सबकी एक जैसी वेशभूषा नहीं है, सबका एक जैसा मस्तिष्क के विकास नहीं, शारीरिक विकास नहीं, तो इन विविधताओं का मैं क्या करूं? सम्मान करूं, रिस्पेक्ट करूं। आप में अलग एबिलिटीज हो सकती हैं, ये मत सोचिए कि मेरे में कुछ नहीं है, नहीं, आप में भी कुछ क्षमताएं हैं। हो सकता है कि वो इस कक्षा में शायद इतनी उपयुक्त ना हो, लेकिन वो ग्राउंड पे हो सकती हैं, वो किसी और कल्चरल एक्टिविटी में हो सकती हैं, किसी और एरिया में हो सकती है। तो हमें क्या करना है? डाइवर्सिटी का सम्मान करना है। अब हमें ये ध्यान में रखना चाहिए कि इस पूरे समाज को यदि हम देखते हैं तो किस तरह से उसने अपने कार्यों को बांट रखा है ना, और ये अपने कार्य को जिम्मेदारी से निभा रहे हैं, इसलिए हमारा सिस्टम चल रहा है। मैं अपने कार्य को कर रहा हूं, आप अपने कार्य को, कोई प्रिंसिपल है वो अपने कार्य को कर रहा है, पियोन अपने कार्य को, टीचर अपने कार्य को। अगर सभी एक जैसा कार्य करें, सोचें क्या होगा? मुश्किलें आएंगी ना। तो जब हम अपने ऑर्गेनाइजेशन में हर तरह की जॉब का सम्मान करते हैं, तो कक्षा में भी बच्चों में जो विभिन्नताएं हैं उनका सम्मान करना चाहिए, और हर क्षेत्र में होना चाहिए। वो ऐसा नहीं है जैसे सभी बच्चे स्पोर्ट्स के लिए नहीं बने, सभी मैथ के लिए नहीं बने, सभी साइंस के लिए नहीं बने, सभी सोशल साइंस के लिए नहीं बने। आगे हम बात करें इसमें, और दूसरा लोकल कंटेक्स्ट की भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। अक्सर हम ये मानते हैं कि अगर हम अपने लोकल एग्जाम्पल देते हैं या लोकल टच आता है या लोकल चीजों को शामिल करते हैं तो वो अच्छी बात नहीं, जबकि हमें करना क्या है? उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए ना। अब आप सोचिए कि जहां आप रहते हैं, अगर उस क्षेत्र के व्यक्तियों को आप वहां बुलाते हैं, उस कल्चर को आप वहां पर प्रेजेंट करते हैं, उस जीवन को आप जीते हैं, उन उदाहरणों को शामिल करते हैं अपनी शिक्षा में, तो क्या बुराई है उसमें? हमें उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। लोग किस तरह से खाते हैं, किस तरह से रहते हैं, हमें ये नहीं देखना चाहिए, उन व्यक्तियों में कमी नहीं निकालनी चाहिए, हमें तो बल्कि उनका सम्मान करना चाहिए, उन व्यक्तियों का। हाँ जी, समझे? तो ये चीज हमें ध्यान में रखनी चाहिए। मैं एक बार जे.एन.के गया था, तो वहां पर, अब यहाँ के खाने का ढंग अलग है, वहां के खाने का ढंग अलग है, बिल्कुल अलग है। तो यहां तो हरियाणा में जैसे खाते हैं, मैं तो वैसे ही खा रहा था। तो उन्होंने कहा कि आप ऐसे क्यों खाते हैं? मैंने कहा कि देखिए ये पर्सनल मामला है, इसमें मैं कुछ नहीं सुनूंगा, क्योंकि इसमें हमें ध्यान रखना चाहिए। आप कैसे खाते हैं मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं कैसे खाता हूं मुझे फर्क नहीं पड़ता। अगर मान लीजिए कोई साउथ का व्यक्ति आता है और आज वो यहां पर कुछ ऐसी डिमांड करता है जो उनके खान पान में शामिल है, तो हमें परहेज नहीं करना चाहिए, हमें घृणा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो सदियों से उनका खान पान रहा है और उस पर हमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, उनके पहनावे पे कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। अब हमें ये ध्यान रखना चाहिए। अभी मेरे एक फ्रेंड हैं, वो बता रहे थे कि वहां पे अभी भारत में क्या हुआ है, और भारत की छोड़िए, आप मैं कुछ अपने एरिया की बताऊं, यहां पर शहरीकरण नहीं हुआ है, मॉडर्नाइजेशन नहीं हुआ है।
यहां पर तो गांव उठकर यहां पर आए हैं, और गांव यहां पर उठकर आए हैं उसी सोच के साथ। जब भी मैं आपको सलाह देता हूं, आपको घर लेना हो तो ऐसी ऐसी सोसाइटी में लेना जहां पर बहुत सारे विविधताएं हो। ऐसी में मत लेना जहां आप ही की कल्चर के, आप ही की कास्ट के, आप ही के जैसे व्यक्ति हो, उसमें मत लेना। सीखने को कुछ नहीं मिलेगा, डाइवर्सिटी नहीं है। अब उन्होंने क्या किया कि एक ऐसी लोकेलिटी में घर ले लिया जहां पर वो ग्रामीण क्षेत्र में जो सदियों पहले मानसिकता होती थी वो थी। अब वो लड़की ने शॉर्ट्स वगैरह डाले होंगे, और उस पे जो वहाँ की औरतें थी, महिलाएं अब भी हैं, आप सेक्टर में चले जाएं वहाँ भी मौजूद होंगी। 14-15 में एक्सेप्शनल है, वहाँ कम मिलेंगी, यहाँ ज़्यादा मिलेंगी। 23 सेक्टर जाना, एक गांव के गांव उठ के आए हैं, है ना, वहाँ पे आपको धुआं उठता मिल जाएगा, हुक्के मिल जाएंगे, फर्क क्या है। तो अब हुआ क्या, उस पर आपत्ति जता दी उन्होंने, और बच्चे तक वो बात पहुंची, उसने बड़ा जो है माइंड किया, और उनके परिवार ने वो अपना मकान वहाँ से बेच के दूसरी जगह शिफ्ट हो गए। भाई, क्योंकि हमें ये ध्यान रखना चाहिए, हमें सम्मान करना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं, हम कौन होते हैं किसी व्यक्ति के कार्यों में बाधा डालने वाले, उन पे आपत्ति डालने वाले। यदि आप ईस्टर्न स्टेट में जाते हैं, वहां की कल्चर अलग है, बिल्कुल बिल्कुल अलग कल्चर है। वहां पे इस तरह से नहीं मिलेगा। वहां पर हो सकता है फीमेल डोमिनेंट मिल जाए आपको, तो हमें आपत्ति नहीं होनी चाहिए किसी के खान पान पे, किसी की वेशभूषा पे, किसी के रहन सहन पे। वो व्यक्ति का अपना व्यक्तिगत मामला है। तो इसलिए मैंने कहा कि लोकल कंटेक्स्ट को जरूर शामिल करें, वो होना चाहिए। आगे हम बात करते हैं इसमें, इन ऑल करिकुलम पेडागोजी एंड पॉलिसी, इसमें होना चाहिए प्रत्येक चीज में डाइवर्सिटी की रिस्पेक्ट हो। जब पॉलिसी बने उसमें रिस्पेक्ट करें, करिकुलम बनाया जाए उसमें फ्लेक्सिबिलिटी रखें, करिकुलम में लोकल कंटेक्स्ट में चीजें होनी चाहिए। और इसके अलावा हम बात करते हैं जो पेडागोजी है, वे ऑफ टीचिंग है, उसी तरह से पढ़ाया जाए। जी समझे या नहीं समझे? तो ये हमें ध्यान में रखना चाहिए। आगे जैसे हमारे सर साइकोलॉजी पढ़ाते थे, तो ऐसे बच्चे हैं ना, तो शुरू में साइकोलॉजी पढ़ रहे थे, तो ऐसे मजाक में कि सर मैं तो थोड़ा सा परेशान चल रहा हूँ, मेरे को लगता है मैं डिप्रेशन में हूँ, ये है वो है। तो सर जो है कुछ दिन तो उसको जेला एंटरटेन किया, तो उसने कहा भाई तेरे को एक ही थेरेपी काम करेगी। बोला सर कौन सी? बोला जूत थेरेपी काम करेगी, तेरे निकाल के 2 जूत लग जाएंगे ना, तू ठीक हो जाएगा। तो अब हमें ध्यान रखना है कि देखिए उन्होंने समझाया लोकल कंटेक्स्ट में कैसे थेरेपी दी जाए। यानी कहने का भाव मेरा वो नहीं है, मेरा कहने का भाव ये है कि हम लोकल कंटेक्स्ट में जल्दी समझ सकते हैं, तो ये हमें ध्यान रखना चाहिए। आगे हम बात करते हैं, इवन एक साइकोलॉजिकल केस था मेरे पास फॉरेन से, वो यहां से माइग्रेट करके गए थे दिल्ली से, तो वो फैमिली वहीं सेटल है। अब वहीं सेटल है तो वहां पर जो केस था, यानी वो फीमेल एक लड़की है और उसको ओसीडी हुआ, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। तो वहां के वो साइकोलॉजिस्ट से मिली, तो उन्होंने जब वो केस स्टडी किया तो उन्होंने कहा कि आप अपनी कल्चर में किसी मनोवैज्ञानिक से मिले और उनसे ट्रीटमेंट करवाइए आप। और ऐसी सलाह उसने किस लिए क्यों दी? वो इसलिए दी थी क्योंकि वो बेहतर ढंग से समझ पाएंगे कि आपका रहन सहन कैसा है। कभी ऐसा ना हो मैं उसको अबनॉर्मल मान रहा हूं, कभी ऐसा ना हो मेरी नजर में वो कुछ और लगे मुझे, और आपके कल्चर में जो है वो रिचुअल्स मिले, वो आपके दैनिक जीवन के कार्य मिले। समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो ये चीज हमें ध्यान में रखनी चाहिए कि किस तरह से वहां पर चीजों को स्टडी किया जाता है। अभी मान लो यहाँ का व्यक्ति तो क्या है, सुबह उठता है और सुबह उठ के बैठ जाता है, सारा कार्य उस वहाँ पे फीमेल है वो करती है, और बाई चांस एक व्यक्ति का जाना हुआ वहाँ पर ईस्ट में, और वहाँ की कल्चर को जाना नहीं और देखा वहाँ पति चाय बना के ला रहा है, वो कहे गए तो शोषित व्यक्ति है ना, ऐसा मान जाएगा ना वो। तो लोकल कंटेक्स्ट में रहकर हमें सोचना चाहिए कि वो व्यवहार सामान्य है या नहीं है। हाँ जी समझे? तो ये चीज होनी चाहिए। आगे हम बात करते हैं, लोकल कंटेक्स्ट बहुत जरूरी है। अब मान लो मैं यहाँ टीचर हूं, और यहां टीचर होने के नाते ईमानदारी से, है ना, इसको इतना सीरियस नहीं सुनना इस बात को, लेकिन यहां की क्लासरूम में जब तक 2-4 ना रख लोगे ना, तब तक सीधे बैठते नहीं है। ऐसी कहावत है, ऐसी बातें चलती हैं टीचर्स में कि इनको 2-4 रख लेंगे ना तब बैठेंगे। तो ये यहाँ की कल्चर, और बच्चे भी बुरा नहीं मानते हैं, बच्चे बुरा नहीं मानते हैं, बच्चे तो बस ये मानते हैं कि चल 2 ही लगे हैं, ठीक है, इसको 3 भी तो लगे हैं, है ना। तो ये हमें बच्चे, लेकिन यही बात यदि अमेरिका में टीचर करे तो वहां पर क्या बवाल हो जाए कि बच्चे को मार दिया है या नहीं?
तो एक बड़ा अच्छा ऐसे जोक है कि ऐसे अमेरिका में, यहां भारत से कोई फैमिली गई थी, अमेरिका में रहने लगे। अच्छा, वहां के माहौल इस तरह का नहीं है, तो वहां के माहौल में बच्चा पला बढ़ा। अब स्कूल में वो पढ़ता था तो वहां पर सारे राइट्स क्या है बच्चे के, सारा सब कुछ उसने सीख लिया। एक दिन उसके पापा ने उसकी पिटाई कर दी, पापा ने पीट दिया किसी बात पे, तो बच्चे ने क्या कर दिया, कंप्लेंट कर दी, उसकी कंप्लेंट कर दी, पुलिस आई, सारा मामला हुआ, फिर जो भी है बच्चे से माफी मांगी, बीच बचाव हुआ। और कुछ दिन बाद उस पेरेंट्स ने कहा कि चल बेटा मैं तेरे को अपना पैतृक घर दिखा लाऊं, है ना, ऐसे भारत में हम रहते थे, क्या कुछ है। और कहते हैं उसको लाया, दिल्ली एयरपोर्ट पे उतारा और खूब कूटा उसका, खूब पीटा और पीट के वापस लेके गया, क्योंकि यहां पर केस नहीं बनता है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि देखिए, अब मुझे नहीं पता ये वास्तविक है या नहीं, ऐसे लोग चला देते हैं कुछ भी बातें, लेकिन हमें ध्यान रखना है कि यहाँ की कल्चर अलग है, वहाँ की कल्चर अलग है। इसलिए मैंने कहा लोकल कंटेक्स्ट में वो चीज़ होनी चाहिए। अगर मैं दिल्ली में जाके इस तरह से लेक्चर लेता हूँ और हरियाणा में लेता हूँ और वो शहर में और गाँव में, तो वहाँ पर हमें ध्यान रखना चाहिए, अलग अलग बर्ताव आपका मिल सकता है। आगे हम बात करते हैं इसमें इक्विटी एंड इंक्लूजन। इक्विटी, देखिए इक्वलिटी अलग चीज है और इक्विटी अलग चीज है। तो अगर मैं बात करूं इक्वलिटी की, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन ने हम सभी को बराबर कर दिया है ना, वो है इक्वलिटी, समानता। लेकिन समता अलग चीज है, इक्विटी अलग चीज है। अब मान लीजिए सपोज करें हम और आप हैं, एक दिन हम आजाद हुए और सबको कह दिया, एक एग्जांपल ले रहे हैं कि सब बराबर हैं। लेकिन आप सोचें कि आज आप मुझे बराबर कर रहे हैं, मैं तो एक संपन्न परिवार से था और ये दबे कुचले परिवार से थी, ये शेड्यूल ट्राइब से थी, ये कहीं और से थी, ये कहीं और से थी। अब ऐसे में इक्वल तो कर दिया, लेकिन मुझे फिर से बेनिफिट मिल जाएगा क्योंकि मैं तो एडवांस हूं, या आप मेरे से और ज्यादा एडवांस थे, आपने फिर बेनिफिट उठा लिया। तो व्यक्ति की नीड्स को ध्यान में रखते हुए जिसको जितनी सहायता की जरूरत, उतना सपोर्ट आप देते हुए उसको अगर लेके चलेंगे, समझे या नहीं समझे। अब कैसे कि एक व्यक्ति को इतनी जरूरत थी सहायता की, एक को इतनी जरूरत थी, एक को इतनी थी, एक को इतनी थी, एक को इससे ज्यादा थी, और ये जो लेवल आएगा, यानी हम सब ने इनको बराबर कर दिया, ये क्या है, इक्विटी। और यहां पर सब बराबर आ गए, ये क्या है, इक्वलिटी। मेरी बात समझ रहे हैं आप। तो इसीलिए जो आपको रिजर्वेशन मिला उसका मुख्य आधार ये था कि सब में क्या हो, इक्विटी हो, और वो इक्विटी होने के बाद ही क्या आएगी, उसमें इक्वलिटी आएगी। अब मान लो एक व्यक्ति जिसने 2 साल से उसका पैर हमने बांध रखा है, एकदम से खोल के कहीं कि अब दौड़ो, तो क्या होगा, तो दौड़ना मुश्किल है ना। तो ये हमें ध्यान में रखना था। इक्विटी यानी इक्विटी नीड बेस, यानी जिस व्यक्ति को जितनी जरूरत है उसी हिसाब से सहायता प्रदान करना है उसको। और इंक्लूजन क्या है, सभी को एक ही छत के नीचे शामिल करना, किसी के साथ कोई भी बायसनेस नहीं होनी चाहिए। मेरी बात समझ रहे हैं। तो यहां पर मैंने कहा इसमें जितने भी हमारे एजुकेशनल डिसीजन हैं उन सभी में क्या हो, इक्विटी हो, उस सभी में क्या हो, इंक्लूजन हो। किसी बच्चे की ये कहकर उपेक्षा ना करें आप नहीं सीख सकते, आप नहीं कर सकते, ऐसा नहीं करना है। सभी बच्चों का समावेश होना चाहिए उसमें, और उनके अनुसार वहां पर सपोर्ट बच्चों को प्रदान करना चाहिए। आगे बात करते हैं कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। अब ये हमें ध्यान में रखना है कि कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, समुदाय में भी वहां पर पार्टिसिपेशन होना चाहिए। स्कूल, मैंने कहा कि समाज का हिस्सा माने उसको, यानी स्कूलों को क्या मानना है, हमें समाज का हिस्सा मानना है। हम उसको समाज से अलग कर देते हैं। यानी हमने, अभी आप सोचिए हमारे सोनीपत में इतने स्कूल हैं लेकिन कोई भी कम्युनिटी सर्विस प्रोवाइड नहीं कर रहा, कोई भी समुदाय में आकर वहां पर कार्य नहीं कर रहा, सिर्फ कौन से एब्स्ट्रैक्ट एक्सपीरियंस उठा रहा है, जबकि ठोस अनुभव जुटाने चाहिए उनको, है या नहीं। तो ये चीजें हमें ध्यान में रखनी है। इतनी सारी पॉपुलेशन है फिर भी गंदगी कैसे है, साफ हो सकती थी, कम्युनिटी सर्विस दी जा सकती है, चाहे वो लोगों की सेवा करने के भाव से है या किसी और भाव से है। उसमें हमें ध्यान क्या रखना है, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन जरूर होना चाहिए। समुदाय का स्कूलों में, स्कूलों का समुदाय में, आपस में ये चीज होनी चाहिए। आगे हम बात करते हैं यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। इसमें कोई डाउट नहीं है कि आज का जो युग है वो टेक्नोलॉजी का युग है। यानी हमें ध्यान रखना है कि आज के इस एनईपी में ये सबसे इंपॉर्टेंट निचोड़ है कि आपको टेक्नोलॉजी का यूज करना चाहिए। किसमें, शिक्षा में। अगर आप नहीं करते हैं टेक्नोलॉजी को, आप क्या मानते हैं, सूचनाओं का अंबार लगाती है, लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशन देती है, नहीं, उसके साथ साथ इफेक्टिवनेस भी आती है। अब देखिए, कल मैंने एक ऑनलाइन में की थी डेल एडगर की थ्योरी।
अगर मान लीजिए हम सिर्फ और सिर्फ किसी चीज को पढ़ते हैं तो 10% तक हम जाते हैं, जबकि अगर उसको देखते सुनते हैं तो 30% तक, है ना। तो हमें ये ध्यान रखना है, हाँ खुद से उसको करते भी हैं तो 50 या और रियल एक्सपीरियंस जुटा लेते हैं उसके तो हम 90% तक अचीव करते हैं। तो हमें ध्यान क्या रखना है, इन टीचिंग एंड लर्निंग रिमूविंग लैंग्वेज बैरियर्स, लैंग्वेज के बहुत सारे बैरियर हैं, इनको रिमूव करना चाहिए। जैसे पार्लियामेंट में रिमूव किया जाता है, उस संसद में बैठे लोग विभिन्न राज्यों से प्रतिनिधित्व करते हैं और वहां पर आपने देखा होगा हेडफोन लगा के बैठते हैं, दरअसल वो लैंग्वेज के लिए है, वो ट्रांसलेटर होते हैं। जिसमें मान लीजिए अगर मैं हिंदी में बात कर रहा हूं लेकिन कोई साउथ साइड से आया व्यक्ति या ईस्ट से आया व्यक्ति, अगर उसको मेरी भाषा समझ नहीं आ रही है तो वो उसका ट्रांसलेशन कर सकते हैं। वो सारी चीजें, अगर मैं मान लीजिए अपनी हरियाणवी में बोल रहा हूं या कोई मराठी में बोल रहा है, कोई उड़िया में बोल रहा है, तो उसका ट्रांसलेशन भी हो सकता है। जब हमारी संसद वहां पर सम्मान कर रही है सभी भाषाओं का, तो स्कूलों में भी इसी तरह से सभी भाषाओं का सम्मान होना चाहिए। किसी तरह का कोई बैरियर बच्चे के सामने नहीं होना चाहिए। देखिए ज्ञान अलग चीज है, भाषा अलग चीज है, भाषा कभी ज्ञान का बाधक नहीं होती है, ये हमें ध्यान रखना है। आगे हम बात करते हैं इसमें फॉर दिव्यांग स्टूडेंट्स। अब दिव्यांग टर्म जो है ये हमें ध्यान रखनी है कि आपने देखा होगा मोदी जी आने के बाद उन्होंने जो CWSN थे, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, जो विशेष बच्चे कहे जाते थे, उनको नए नाम से संबोधित किया या नई टर्म उनके लिए यूज की थी। वो कौन सी थी? दिव्यांग, है ना, दिव्यांग। तो यहां पर उन दिव्यांग के लिए कोई बैरियर नहीं होना चाहिए, ना भाषिक आधार पे ना ही भौतिक आधार पे, यानी फिजिकली भी कोई बैरियर नहीं होना चाहिए। इसलिए प्रत्येक स्कूल में देखिए टेम्परेरी साइट पे, यानी वहां पर स्कूलों में बना रखे हैं टॉयलेट और लिखा हुआ है CWSN बच्चों के लिए। अंदर जाएंगे तो CWSN वाला कुछ नहीं है, सारा पैसा हजम कर गए होंगे, वो अलग बात है। लेकिन हर स्कूल में जो है रेलिंग बनाई जाती है ताकि बच्चों को सपोर्ट मिल सके, है ना, स्लोप बनाए जाते हैं और डिग्री होती है उसकी, कितने डिग्री पर बनेंगे। तो ये सारी चीजें, हॉस्पिटल में जाएंगे वहां पर लिफ्ट आपको मिलेंगी, है ना, इस तरह से सारी चीजें वहां पर दी जाती हैं। लेकिन हमें ध्यान ये रखना है, हमें ध्यान क्या रखना है कि जी यहां पर हम उपेक्षा ना करें इनकी, इनका भी वहीं पर पार्टिसिपेट होना चाहिए, वहीं पर वो शामिल होने चाहिए। और आगे बात करें एंड इन एजुकेशनल प्लानिंग एंड मैनेजमेंट, हाँ जी कर लेंगे इसको। तो दिव्यांग हो उनके लिए कोई बैरियर नहीं हो, लैंग्वेज के आधार पे किसी के साथ बैरियर नहीं हो, शिक्षा में सभी को शामिल करना चाहिए। इवन आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि दिव्यांग होने का अर्थ ये नहीं है कि अब वो कुछ नहीं कर सकता, जबकि ये मानना चाहिए वो विशेष रूप से सक्षम है, वो किसी ना किसी क्षेत्र में जरूर बेहतर कर सकता है। तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है। आगे बात करते हैं एम्फेसाइज कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। देखिए अब हमें ध्यान रखना है, रटने पर जोर नहीं देना है। हमारी जो अब शिक्षा होने वाली है वो एग्जाम ओरिएंटेड नहीं होगी, रटने पर जोर नहीं देगी, बल्कि वो किस पर देगी, यहां पर हाँ जी अंडरस्टैंडिंग पर, समझने पर जोर देगी, सीखने पर जोर देगी। अंडरस्टैंडिंग इंपॉर्टेंट है। अगर यहां पर मान लीजिए बच्चे में समझ विकसित नहीं हुई तो फिर क्या फायदा। आप यहां पर रटने थोड़ी आए हैं और बच्चे को क्लासरूम में रटना थोड़ी है। तो हमें ध्यान रखना है रादर देन रोट लर्निंग एंड लर्निंग फॉर एग्जाम्स, यानी हमें एग्जाम के लिए या रटने के लिए बच्चों को तैयार नहीं करना, बल्कि समझ के लिए तैयार करना। अच्छा एक बात बताओ, जब बच्चे की कोई चीज समझ आ जाती है कुछ बाकी रह जाता है? नहीं ना। लेकिन अगर समझ नहीं आया तो उसको अनेक किताबें ढोनी पड़ती हैं, अनेक सूचनाएं ढोनी पड़ती हैं, और जब समझ जाता है तो सारा बोझ उतर जाता है ना, चल गया काम। अब तो हमें ये ध्यान रखना है कि जी यहाँ पर, लेकिन हम करते क्या है, अच्छे नंबर लाने हैं, और अच्छे नंबर लाने के चक्कर में मुझे मिले थे एक संस्था के बड़े अच्छे टीचर थे, वहाँ काफ़ी अच्छा पैकेज भी है, करीबन 27-28 लाख रुपए पर एनम जो है पैकेज भी दिया जाता है। तो मैंने उनसे ऐसे बातचीत की कि आप कैसे जो है, आपका पैटर्न बताइए, मुझे समझाइए कैसे क्या करते हैं। तो उन्होंने बताया कि सर हम तो जो है फाउंडेशनल स्टेज जो होती है ना, उसी में 10th तक का 12th तक का करवा देते हैं, 9वीं 10वीं तक ही, और उसके बाद जो है IIT वगैरह की, JEE की, मेंस की या नीट की, इस तरह से तैयारी करवाते हैं। तो ऐसे में बच्चों को आप सोचिए सूचनाओं से लाद दिया जाता है। ऐसे बच्चे अगर मान लो इंजीनियर बन भी जाएं, ऐसे बच्चे कुछ बन भी जाएं, लेकिन वो खुशहाल व्यक्ति नहीं है, वो परेशान रहेगा जीवन भर, ताउम्र जो है उसमें कुछ ना कुछ कुंठाएं, ग्रंथि बन जाएगी उसमें। तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि बच्चे के ये जो महत्वपूर्ण वर्षों को काट दिया जाता है,
जिन वर्षों में नहीं पढ़ाया जाता, अनेक सूचनाएं रटने पर जोर दे दिया जाता है, क्या वो उसकी लाइफ के इंपॉर्टेंट पहलू नहीं है? वो हैं। तो इसीलिए हमें ध्यान रखना चाहिए। मैं तो आपको भी कहता हूं, आप अपनी गति से पढ़ते तो आज यहाँ नहीं आना पड़ता। अपनी गति से मतलब भाई 5वीं जब पक्की हो जाएगी तब आगे बढ़ूंगी मैं, और 5वीं पक्की चाहे 2 साल में हो, 3 साल में हो, क्यों मुझे किसी से कंपटीशन करना है? आज आप मान लीजिए आज बीए करते, आज 12वीं करते, तो आप में इतना टैलेंट होता कि आप जो है खुद से पेपर निकाल लेते, और उसी के लिए आज प्रयास कर रहे हैं। प्रयास तो सारा उसी के लिए ना। तो अपने पेस के साथ कहाँ सीख रहे हैं हम? तो क्या है, बस 1 साल हमें मिलता है, उसमें चाहे 20% सीखें, 40% सीखें, जैसा भी है सीख साख के पेपर दें और आगे बढ़ें। तो हमें ये ध्यान रखना है कि जी यहाँ पर आगे यूनिक कैपेबिलिटीज, यानी हमारे में यूनिक कैपेबिलिटीज हैं जिनको नहीं पहचाना जाता। आज जब आप इंस्टाग्राम देखते हैं तो आप देखिए कितने सारी जो है लड़कियां हैं, लड़के हैं, उनमें टैलेंट भरा पड़ा है ना। कोई नाच रहा है, कोई गाने सुना रहा है, इवन बूढ़ों को देख लें, बच्चों को देख लें, किसी को देख लें, सब में मस्ती छाई पड़ी है इंस्टा पे। और कब आपका डाटा समाप्त हो जाएगा पता नहीं चलेगा इंस्टा पे। और जब तक वो नहीं आता कि आपका कंप्लीट डाटा समाप्त है, मेरे ख्याल से एक आध को नींद आती होगी। ये क्योंकि हम तो अपनी ड्यूटी से मानते हैं ना, डाटा बचा है, और जब तक उसको पूरा ना खत्म कर ले। गर्ल्स का अलग मामला हो सकता है, बॉयज में तो ये खास बात रहती है, डाटा अभी बचा है, चाहे मूवी देखनी पड़े, चाहे कुछ देखना पड़े, समाप्त करके सोऊंगा। लेकिन हमें ध्यान ये रखना चाहिए, यूनिक कैपेबिलिटीज, उनको रिकॉग्नाइज करना, उनको पहचानना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। हम अपने अंदर क्षमताओं को पहचाने। अभी मैं सबको कहता हूं कि भाई मैंने अनेक विषय ट्राई किए थे शुरू में, मैंने साइंस स्ट्रीम भी ट्राई किया, मैंने आगे कंप्यूटर साइंस भी ट्राई किया, बहुत सारे सिविल के लिए भी मैंने 1-2 प्रयास ऐसा सोचा कि करेंगे, मैंने बहुत सारे प्रयास किए, और मेरे सारे प्रयास बेकार थे। हाँ, और मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे कोई विषय समझ क्यों नहीं आ रहा। फिर उसके बाद मैंने साइकोलॉजी पढ़ी थी, और साइकोलॉजी ऐसी पढ़ी मैंने कि मुझे पता चला मुझे वो क्यों समझ नहीं आया, क्योंकि मेरे में दूसरे तरह की एबिलिटी थी, और मुझे साइकोलॉजी से इंटरेस्टिंग कुछ लगता नहीं दुनिया में। मैंने अनेक विषय पढ़े, लेकिन मैं फिर भी ये मानता हूं कि जो बात इसमें है वो और में नहीं है। और इसके साथ साथ मैं ये भी मानता हूं कि भाई इससे मुझे इसलिए फायदा हुआ क्योंकि मेरे जीवन में जो समस्याएं थी वो सुलझी, और वो सुलझी तो मुझे ये समझ में आया कि क्यों मैं हर क्षेत्र में फेल होता आ रहा था। तो जब अपने बारे में पढ़ना है तो फिर उसमें मुश्किलें कहाँ आएंगी, और फिर उसमें मैंने काफी अच्छा किया, बहुत अच्छा रहा मेरा प्रदर्शन। तो हमें ये ध्यान रखना है। इसी तरह से यूनिक एबिलिटीज, मुझे भी बहुत लेट समझ आया, लेट क्या 2-4 एमए कर ली तब आया समझ में कि अच्छा ये एमए करनी थी पहले पे। हाँ, अब आप सोचें। तो ये हमें ध्यान में रखना है कि किस तरह से ये कार्य किए जाते हैं। आगे हम बात करें रिकॉग्नाइज करना, आइडेंटिफाई करना देम इन ईच स्टूडेंट। प्रत्येक बच्चे में होती है, इसलिए मैं प्रत्येक बच्चे को कहता हूं अपनी प्रतिभाओं को पहचाने आप, और सबसे बेहतर आप पहचान सकते हैं। पहचानने का तरीका यह है कि किसी एक क्षेत्र में आप बड़ा सहज महसूस करते हैं, चाहे वो खाना बनाना क्यों ना हो, चाहे वो डांस करना क्यों ना हो, चाहे पेंटिंग करना क्यों ना हो, चाहे वो पढ़ना क्यों ना हो। आगे हम बात करते हैं इसमें क्रिटिकल थिंकिंग एंड क्रिएटिविटी, इसकी ओर लेके जाना। क्रिटिकल थिंकिंग यानी आलोचनात्मक चिंतन विकसित करना, जिसमें एक व्यक्ति किसी भी सूचना, किसी भी विषय के या किसी भी चीज के वहां गुण धर्म को समझे, उसके अच्छे बुरे पहलू को समझे, और सबसे निष्कर्ष निकालते हुए एक जजमेंट पे पहुंचे। वो क्रिटिकल थिंकिंग है, वो विकसित होनी चाहिए बच्चे में। भाई मैंने आपको 5 थ्योरी पढ़ा दी, मैंने आपको 10 फिलोसफर पढ़ा दिया, अब मैं पूछ रहा हूं कि इनमें से आपको कौन जचता है कि आज के समय में यूज हो सकता है, लागू हो सकता है। और ऐसे में आप 5 पर विचार करते हैं, मंथन करते हैं, सबके वहां पर जो अच्छी बातें थी उनको देखते हैं, जो नकारात्मक आज के सिस्टम में नहीं इंप्लीमेंट हो पाएंगी उनको देखते हैं, और आप किसी नतीजे पर पहुंचते हैं। यह है क्रिटिकल थिंकिंग। और इसके साथ साथ बच्चे में सृजनात्मक चिंतन को विकसित करना, यानी यहां पर किसको विकसित करना? क्रिएटिविटी को। लेकिन हम नए नए इनोवेशन की ओर लेकर नहीं जा रहे बच्चे को। अब हमारा जो एनईपी है वो तो कहता है कि नई चीजों के सर्जन की ओर बच्चों को लेकर जाना है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? नहीं, हमें तो फिर से क्या बनाने हैं? आप देखिए कोटा भरा पड़ा है, उधर से मुखर्जी नगर भरा पड़ा है, और लोगों ने अपनी अलग अलग लॉबी क्रिएट कर ली, और ये कहना शुरू कर दिया है कि बस जी ऐसे। अब तो आप देखिए यूट्यूब, मेरे ख्याल से मुझे लगता है
कि पहले मनोरंजन का साधन रहा होगा, लेकिन अब ये ऐसा कैप्चर कर लिया है कि ये फ्रस्ट्रेशन दे रहा है लोगों को। मैं तो कई बार, हालांकि मैं इस प्रोफेशन में हूं, मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन यहां से वीडियो डाल देते हैं, वहां से वीडियो डाल देते हैं, देखिए इसने नौकरी पाई, इसने नौकरी पाई। अरे मेरे को फ्रस्ट्रेशन हो जाती है ऐसी वीडियो देख के। कोई ऐसा व्यक्ति भी दिखाओ ना, ये भी फेल हुआ, ये भी फेल, ताकि मुझे भी शांति मिले। अच्छा मैं अकेला नहीं हूं इस दुनिया में, बहुत सारे हैं। लेकिन आप सोचें, जो मैं कहना चाह रहा हूं कि हमने आज YouTube अपना ओपन करेंगे, इतने सारे एग्जाम्स, इतने सारे बच्चे तैयारी करते हुए, ऐसा माहौल और ऐसे मोटिवेशनल गाने लगाते हैं जैसे इनके बिना दुनिया नहीं। ये सब यदि आप ध्यान से सुनेंगे तो सिवाय डर के कुछ पैदा नहीं कर रहे अपने अंदर। आप जितना मोटिवेशन की बात सुनते हैं उतना डर आपके अंदर है, उतना ही फियर है। अगर आपको वो चीजें अच्छी लग रही हैं तो आप किसी डर पर एक परत चढ़ा रहे हैं वो सुन के, और कुछ भी नहीं है। अगर मान लो आपको किसी चीज का भय नहीं, किसी चीज का डर नहीं, तो कहां से मोटिवेशन चाहिए आपको? कुछ नहीं चाहिए। तो ये हमें ध्यान रखना है कि यहां पर टू एनकरेज लॉजिकल डिसीजन मेकिंग एंड इनोवेशन। आगे बात करते हैं कॉन्टिन्यूअस रिव्यू, यानी निरंतर जो है फीडबैक रिव्यू होना चाहिए। इट मीन्स बेस्ड ऑन सस्टेन्ड रिसर्च एंड रेगुलर असेसमेंट बाय एजुकेशनल एक्सपर्ट। उनसे समय समय पर जो है एक्सपर्ट से असेसमेंट, अवलोकन होना चाहिए, आकलन होना चाहिए। ये चीजें हमें ध्यान में रखनी है। लेकिन एक्सपर्ट से कुछ नहीं पूछा जाता है। हाँ जी, समझे? तो ये तो नाम मात्र के, एक्सपर्ट की फीस ज्यादा होती है। इसलिए आपने देखा होगा बेल पत्थर लगाने से शिवलिंग पे जो है बच्चा पास हो जाता है, वो खुद का फेल हुआ पड़ा है उसका। ऐसे ऐसे बाबा भी आ गए ना मार्केट में, अब वो भी एजुकेशन के फील्ड में आ गए हैं। यहां पर पढ़ाकर बच्चों को पास करा रहे थे, वो तंत्र मंत्र से करा रहे हैं, लेकिन बच्चा दोनों के बीच में उलझा हुआ है। बच्चा इनसे भी सरल रास्ता चाहता है। वो चाहता है जी ऐसे कि ऐसे डिग्री मिल जाए तो देख लो, ठीक है, काम चल जाएगा मेरा। तो हमें ध्यान रखना चाहिए, जो एजुकेशनल एक्सपर्ट हैं उनसे समय समय पे उनका असेसमेंट होना चाहिए। देखिए मेरी नज़र में जो शिक्षा या NEP है, इनकी मैं बात करूं, मेरा बड़ा फ्लेक्सिबल दृष्टिकोण है। और फ्लेक्सिबल मैं ये कहता हूं कि आपका जीवन यहाँ इस पृथ्वी पर इसलिए नहीं हुआ है कि आपको अनेक पीड़ाओं का सामना करते हुए एक दिन मरना पड़े। इसलिए हुआ कि जीवन को आप इतने बेहतर ढंग से जिए कि जब आप जाए तो आपको किसी बात का गिल्ट ना हो, किसी बात का मलाल ना हो, किसी बात का रिग्रेशन ना हो। क्योंकि जीवन के अंतिम क्षणों में जब बिस्तर पे आप लेटेंगे, तो मैं आपको एक छोटी सी घटना ऑस्ट्रेलिया की बताऊंगा, जहां पर एक नर्स ने रिसर्च की, और नर्स ने रिसर्च की उन व्यक्तियों पर जो अपने जीवन के अंतिम क्षणों में थे, यानी लास्ट स्टेज पे, ऐसी क्रोनिक इलनेस से पीड़ित हैं वो। किसी को कैंसर है, किसी को HIV है, किसी को और TB है, लेकिन अंतिम स्टेज पे हैं वो। जब उन पे रिसर्च की और पूछा कि आप क्या चीज जो है अपने जीवन में मिस करते हैं, तो वहां पर तकरीबन आदमियों ने सबसे पहला जो आंसर दिया कि हम जो करना चाहते थे वो नहीं कर पाए। इस बात का बड़ा मलाल है, इस बात का बड़ा दुख है, जो करना चाहते थे वो नहीं कर पाए। इसलिए मैं अपने आप को बड़ा सेटिस्फाइड मानता हूँ इस मामले में कि मैंने वो किया। हालांकि बहुत सारे व्यक्ति अगेंस्ट रहे, आज भी हैं, बहुत समझाने वाले मिलते हैं मुझे। यहाँ से निकलता हूँ तब समझाने लगते हैं और सो जाता हूँ, और सुबह समझाते हुए उठते हैं। यानी आप किसी से अगर मैं कहूं कि एक रोटी ला दो, तो उसमें भी मुझे मांगने में ये होता है कि कभी अगला ये ना बोल दे कि ले आ बनाने वाली, है ना। पानी गर्म की अगर मैं बाई चांस मुंह से निकल जाए तो कोई ये ना बोल दे कि भाई कोई ले आओ। तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए। लेकिन उसके बावजूद मैंने ये सोचा कि जीवन को वैसे जीना चाहिए जैसे आप जीना चाहते थे। इससे कोई रिग्रेट नहीं होता। आप जैसे आप विवाह में जीना चाहें, अविवाहित जीना चाहें, पढ़ के जीना चाहें, अनपढ़ जीना चाहें, खेल के जीना चाहें, रो के जीना चाहें, मर्जी आपकी। लेकिन जीवन में लास्ट मोमेंट पे रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि मैं ये करना चाहता था, ये नहीं किया। तो ये सबसे बड़ा पश्चाताप रहता है कि ये करना था, ये नहीं किया। काश, एक ट्रम वर्ड है ना, सुना होगा, काश। ये लग जाता है कि काश उस दिन जो है ये हो गया होता, है ना। दूसरी बात ये थी कि हमने उन दोस्तों का साथ छोड़ दिया जिनका साथ नहीं छोड़ना चाहिए। हम अपने इस जीवन में, उधेड़-बुन में, अपने रिश्ते नातों में इतना उलझे, जिम्मेदारियों में इतना उलझे, उन दोस्तों के साथ जितना एंजॉय हमें मिलता था, जितना एंटरटेन करते थे, उनका साथ छोड़। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, उन व्यक्तियों को हम नहीं बोल पाए जिनसे हम या तो नफरत करते थे या प्रेम करते। आपके मन में अनेक व्यक्तियों के प्रति घृणाएं हो सकती है, नफरत हो सकती है, माता पिता ही क्यों ना हो। मैं आज तक अपने पिता को नहीं बोल पाया हूं। मैं ये नहीं बोल पाया हूं मुझे आप बड़े अच्छे लगते हैं, आप बड़े अच्छे पिता हैं, गले लगने का मन करता है। लेकिन आप सोचें, क्या मैं ऐसा करूंगा तो क्या सोचेंगे, ये पागल हो रहा है। ऐसा ही होगा ना, आप कभी बोल नहीं सकते।
तो इस बात का बड़ा पश्चाताप। और किसी व्यक्ति ने आपके साथ कुछ बुरा बर्ताव किया, कुछ और कहा, तो ये आप अगर नहीं कह के जाएंगे कि भाई तू आदमी ठीक नहीं है, ठीक है, और मुझे कभी तू पसंद भी नहीं था और तेरा चाल चलन भी ठीक नहीं था, तो मरने में सूलियत होती है। लेकिन उन बातों को हम दबा लेते कुंठी। तो ये बड़ी 4-5 इवेंट चीजें निकल के आई थी जो हमारी लाइफ में बड़ा हमें पश्चाताप की तरफ लेके जाती है। इसलिए जीवन को वैसे जिए जैसे आप जीना चाहते हैं, पश्चाताप नहीं होगा, लेकिन फिर भी नियमों में रहें। ऐसा नहीं है कि आज ही जाके कह दें कि वो मैं सुन के आई हूं और ठीक है बेटा बाय, है ना, ऐसे नहीं करना है। अब तो जिन रिश्तों में है उनको निभाएं, अब तो जिन रिश्तों में है उनको निभाएं। अब तो आपने ओखली में सिर दिया तो मुसलों से क्या डर है ना, उनको निभाएं। लेकिन फिर भी अपने दोस्तों को याद रखें और कभी कभी बीच बीच में इस ढंग से दूसरों को समझा दिया करें कि उसको महसूस ना हो। ओके, थैंक यू।